हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारी बीम होती है उसमें डायगोनल कंप्रेशन और डायगोनल टेंशन कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, हमारी एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और दो सपोर्ट हैं, ए सपोर्ट बी सपोर्ट। ठीक है, उसका स्पैन है। हम बात करें तो जो हमारा डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन वो होता है सपोर्ट पर ही होता है। ठीक है, चाहे सपोर्ट ये हुआ या सपोर्ट बी, तो डायगोनल और टेंशन और कंप्रेशन दोनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, ये वो भी सपोर्ट पर होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं डायगोनल कंप्रेशन। डायगोनल कंप्रेशन हमारा बीम में कैसे उत्पन्न होता है और उसकी क्रैकिंग कैसे होती है, और डायगोनल टेंशन की क्रैकिंग कैसे होती है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है तो डायगोनल टेंशन होगा, और उसको जब कोई बॉडी है कंप्रेस कर रहा है तो वो डायगोनल कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी क्रैकिंग वास्तव में कैसी होती है बीम में, और वो भी जब डायगोनल कंप्रेशन की क्रैकिंग कैसी होती है और डायगोनल टेंशन की क्रैकिंग कैसी होती है। ओके, दूसरी चीज़, अब हम आते हैं डायगोनल टेंशन के कारण विफल धरण का विफल होना। मतलब अगर हमारा डायगोनल टेंशन है, ठीक है, डायगोनल टेंशन है तो हमारी बीम में क्रैकिंग कैसी होगी। ठीक है, तो जब हम देखते हैं डायगोनल टेंशन की अब बात करते हैं, विकर्ण तनन के कारण धरण का विफल होना। ठीक है, अब देखो हमारा बीम है, सपोर्ट ए है सपोर्ट बी। ठीक है, लोड डब्लू लग रहा है, तो जो हमारी क्रैकिंग होगी वो ऐसे कुछ होगी। ठीक है, जब डायगोनल टेंशन रहे। ठीक है, और वो भी नीचे से ले जाएंगे तो वो एंगल जो बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, नीचे से 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारी क्रैकिंग होती है विकर्ण तनन के कारण। दूसरी चीज़ देखेंगे, हमारा ये डायगोनल टेंशन हो गया। दूसरा क्या था हमारा, डायगोनल कंप्रेशन। तो डायगोनल कंप्रेशन क्या था हमारा, ये था, ये डायगोनल कंप्रेशन। तो डायगोनल कंप्रेशन हम लोग देखेंगे विकर्ण संपीड़न की वजह से क्रैकिंग कैसी होती है। तो जो हमारा सपोर्ट ए सपोर्ट बी, तो डायगोनल टेंशन की वजह से जो क्रैकिंग इधर से ना होके इधर से होगी। ठीक है, वो डायगोनल तनन विकर्ण तनन में क्रैकिंग ऐसे होती थी, और इसमें विकर्ण संपीड़न में क्रैकिंग ऐसे होगी, वो भी नीचे से इधर से, तो वो इस साइड से 45 डिग्री होगा। ठीक है, 45 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग अभी डायगोनल टेंशन और शियर पढ़े हैं लोड, उनकी वजह से क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहली पॉइंट, एक भारित एक लोडेड धरण में भार के कारण ऊर्ध्वाधर कर्तन बल उपजते हैं। ठीक है, लोड के कारण ऊर्ध्वाधर वर्टिकल शियर फोर्स बल उपजते हैं। अगर उस पर लोड लग रहा है बीम पे तो ये वर्टिकल शियर फोर्स, ठीक है, उपजते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारी क्या है, सेकंड पॉइंट, ऊर्ध्व कर्तन बल के कारण सदैव क्षैतिज कर्तन बल उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर हमारा किसी बीम में वर्टिकल शियर फोर्स उत्पन्न हो रहा है तो उसमें हमेशा एवरी टाइम सदैव हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स भी उत्पन्न होते हैं। तीसरी पॉइंट, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज कर्तन बलों के कारण धरण में विकर्ण तनन तथा विकर्ण संपीड़न उपजते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज कर्तन बलों के परिणाम के कारण। अब देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल बल लग रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल। बात करें अगर बीम में इधर से भी फोर्स लग रही हो, इधर से भी हॉरिजॉन्टली, ये तो वर्टिकली फोर्स हो गई, ये हॉरिजॉन्टली भी लग रही हो, तो उसके कारण भी हमारी बीम में धरण में विकर्ण तनन तथा विकर्ण संपीड़न जो है उपजते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर कर्तन बल। जो शियर कर्तन बल है, हॉरिजॉन्टल कर्तन बल है, शियर बल है, विकर्ण तनन बल, विकर्ण संपीड़न बल, ये तीनों जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम लोग अगली पॉइंट देखेंगे
सिंपल शियर एंड डायगोनल स्ट्रेसेस इन आरसीसी बीम, ठीक है। प्रबलित कंक्रीट धरनों में सामान्य कर्तन बल तथा विकर्ण, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि हमारे जो बीम में होते हैं कैसे प्रबलित कंक्रीट धरनों में सामान्य कर्तन बल तथा विकर्ण उत्पन्न होते हैं, और हम लोग यहाँ से टाउ वी की वैल्यू भी प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सपोर्टेड पहले एक बीम बनाते हैं। क्या हो गया हमारा, बीम की चौड़ाई बी और उसकी जो हमारी बार होती है उसके सेंटर तक गहराई, इफेक्टिव डेप्थ डी, न्यूट्रल एक्सिस तक की गहराई एक्स, ठीक है। हमारी ये रॉड लगी हुई है और ये डी माइनस एक्स, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से जो हमारा टेंशन जोन है बार तक की गहराई डी माइनस एक्स, ठीक है। अब हम बात करें अगर कर्तन प्रतिबल आरेख डायग्राम की, तो हमारा जो है ये तो बात करते हैं जब हमारा होमोजीनियस सेक्शन होता है, होमोजीनियस जिसको हम लोग समान खंड कहते हैं। तो जो आप समान खंड में देखे होंगे कि आपका जो कुछ समान खंड में आप देखे होंगे आपका जो डेप्थ था बीम का, मान लो समान खंड था तो समान खंड में आपकी बार नहीं थी, ठीक है। बात करते हैं हम लोग समान खंड, ठीक है। तो उसमें जो हमारा उसका डायग्राम कैसा बन रहा था, एक पैराबोली बन रहा था, ठीक है, पैराबोली बन रहा था। अब हमारी यहाँ पे तो बार भी तो है, छड़ है, तो जाहिर सी बात है ये जहाँ तक हमारा समान मटेरियल रहता है कंक्रीट रहता है वहाँ तक तो हमारा डायग्राम जो होता है वो पैराबोलिक बनता है। लेकिन जब स्टील की बात आती है टेंशन जोन की, तो यहाँ पे कंक्रीट जो है वो काम नहीं कर पाता टेंशन जोन का, ठीक है, सिर्फ स्टील ही काम करता। तो वहाँ पे जो हमारा डायग्राम बनता है हम उसे मानते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयताकार, ठीक। और एक हमारी टाउ वी जो कर्तन प्रतिबल एक फोर्स लग रही है, ठीक है, टाउ वी कर्तन प्रतिबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है, देखिए जब भी हमारा कोई भी नमन आघूर्ण होता है जिसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट, वो जब उसमें परिवर्तन होता है ना उसके लंबाई के अकॉर्डिंग, तो उसमें शियर फोर्स बल उपजते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा शियर बल है, क्या है शियर बल V किसके अकॉर्डिंग होगा, ये हमारा प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल, ये टोटल, ये पैराबोलिक का क्षेत्रफल और ये आयताकार का क्षेत्रफल, ठीक है, इनका क्षेत्रफल प्लस इंटू धरन की चौड़ाई, ये जो बीम की चौड़ाई है, क्या हो जाएगा प्रतिबल 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 आरेख आरेख का क्षेत्रफल गुणे धरन की चौड़ाई, धरन की चौड़ाई। अब बात करते हैं हमारा प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल। देखिए प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए बात करते हैं टाउ वी, यहाँ पे है टाउ वी, ठीक है। प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल निकाले हम लोग, परवलयाकार का पैराबोलक का निकाल लें, इसका अलग निकाल लेते हैं। देखिए टाउ वी, ठीक है, पहले हम लोग ये परवलयाकार जो पैराबोला है इसका अलग क्षेत्रफल निकाल लें, फिर ये आयताकार जो है इसका अलग निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, हमको टोटल क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल हम लोग पहले निकालते हैं प्रतिबल आरेख का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसके क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, पहले तो बेस इंटू हाइट क्या होते हैं 2/3 इंटू बेस क्या हो गया इसका टाउ वी इंटू हाइट, परवलय की ऊंचाई इंटू एच, ठीक है, हाइट प्लस, अब हमें आयताकार वाला भी तो चाहिए, ठीक है, जब दोनों ऐड करेंगे ये ए तब तो हमें टोटल क्षेत्रफल मिलेगा।
तो आयताकार का क्या होता है, बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो इसका बेस ये है, एच ये है, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, टाउ वी इंटू एच, ठीक है, बी इंटू एच। और इन दोनों को ब्रैकेट में कर लो, इंटू धरण की चौड़ाई, धरण की चौड़ाई क्या हमारी बी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2/3 इंटू टाउ वी इंटू एच। अब हम देखिए यहाँ पे आते हैं, एच हमको, ये एच की वैल्यू क्या है, ये एच की देखिए, यहाँ से हमारा न्यूट्रल जो एक्सिस था ये एक्स था, ठीक है, ये एक्स था। तो ये बेस इंटू हाइट इंटू, देखिए बेस इंटू हाइट इंटू 2/3। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस टाउ वी। और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एच की वैल्यू ये, इसके लिए ये डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स इंटू बी। ये पूरा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। हम देखिए 2/3 इंटू टाउ वी इंटू एक्स प्लस टाउ वी इंटू डी माइनस एक्स, ये हो गया इंटू बी टोटल का, ठीक है। टाउ वी का इसमें मल्टीप्लाई करिए, टाउ वी इंटू डी हो जाएगा माइनस टाउ वी एक्स। सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, या तो आप टाउ वी, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब टाउ वी इन सब में से टोटल कॉमन ले लीजिए। तो टाउ वी आप जब कॉमन लेंगे इस बड़े ब्रैकेट से, तो 2/3 इंटू इंटू टाउ वी 3, तो हमारा 2/3 इंटू क्या बचेगा, एक्स प्लस का डी माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में टोटल ब्रैकेट, ये इंटू बी। तो इंटू बी को हम इधर कर लेते हैं, टाउ वी इंटू बी। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ जाएगी, अब कर लीजिएगा डी माइनस x/3, ठीक है। इतना हमारी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डी माइनस, ये आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। देखिए टाउ वी इंटू बी ब्रैकेट में डी माइनस x/3, इसको हम लोग क्या करते हैं, लीवर आर्म, क्या कहते हैं, लीवर आर्म, उत्तोलक भुजा, ठीक है, उत्तोलक भुजा कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, टाउ वी इंटू बी इंटू जेड, हमारा सी एफ फोर्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जेड, ठीक है। अब हम बात करें तो ये जो हमारा जेड है, ठीक है, ये क्या था, ये हमारा, देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जो उत्तोलक भुजा है जेड को जेडी के रूप में भी लिखा जाता है। तो जे कंक्रीट ग्रेड के लिए एक स्थिर अंक होता है जिसे IS 456/2000 की धारा B5 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। अतः इसे नामकर्तन प्रतिबल, तो इसे अब इस चीज़ को IS, अतः अब इस चीज़ को IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग चेंज करके ये फार्मूला कुछ हो गया था, V इक्वल टू टाउ, सॉरी ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। क्या था, V इक्वल टू टाउ वी इक्वल टू बी इंटू
जेड, ठीक है। अब टाउ वी हमें ये चीज़ निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, बी इंटू जेड इधर आएगा तो डिवाइड करेगा वी को, तो टाउ वी को हमने छोड़ा वी अपॉन बी इंटू जेड। तो इसी जेड को हम लोग आई एस कोड 456 2000 के अकॉर्डिंग सिर्फ कैपिटल डी गहराई मान दें, ठीक है। उसे चेंज कर दिया था किसने, पार्ट 5 ने, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ वी इक्वल टू वी अपॉन बी इंटू डी। ये हो गया मेरा नामन कर्तन प्रतिबल। वेयर टाउ वी मेरा क्या है, नामन कर्तन प्रतिबल, जिसको हम लोग कहते हैं बेंडिंग शियर स्ट्रेस, बेंडिंग शियर स्ट्रेस। वी मेरा क्या है, कैपिटल वी, ये कर्तन बल, कर्तन वी मेरा क्या है, ये कर्तन बल, ठीक है, जिसे हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। बी मेरा क्या आपको पता ही है, धरन की चौड़ाई, धरन की चौड़ाई, कैपिटल डी या स्मॉल डी, ठीक है। ये क्या है, धरन की, सॉरी यहाँ पे कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी रखना आप, स्मॉल डी, हाँ, प्रभावी गहराई, गुड, प्रभावी गहराई, ओके, ठीक है। इतनी पॉइंट हो गई।